नहीं होगी। लॉन्ग टाइम पीरियड में जितने हमारे पास जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों वेरिएबल होंगी, वो फिक्स नहीं होंगी, यानी आपकी आउटपुट पे डिपेंड करेंगी। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो कॉस्ट कम बियर करनी पड़ेगी। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सिर्फ आपके पास दो कॉस्ट है, एक एवरेज कॉस्ट है और एक मार्जिनल कॉस्ट है। In long run, average cost is equal, average variable cost is equal to average cost। लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों सेम रहेंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज अ प्लानिंग कर्व। इसे प्लानिंग कर्व बोलते हैं क्योंकि ये एक बिजनेस होल्डर को गाइड करता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में आपकी कौन सी टर्म्स एंड स्ट्रेटेजीज यूज करनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सको। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्राइव फ्रॉम द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में जो आप कॉस्ट कर्व आपने एवरेज कॉस्ट के लिए हैं उन्हीं की हेल्प से आप ड्राइव करोगे। अब शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट कर्व था वो किस शेप का था। शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारा जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो किस शेप का था। ये आपके पास आउटपुट, ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का हम कर्व बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप एवरेज कॉस्ट लिखोगे। हमारा जो एवरेज कॉस्ट का कर्व था शॉर्ट टाइम पीरियड में वो यू शेप था। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का कर्व है शॉर्ट टाइम पीरियड का, यू शेप है। यू शेप का मतलब मैंने आपको बताया था इस वजह से है कि ये जो इसका पॉइंट है ये आपके पास मैक्सिमम लेवल को शो कर रहा है कि यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट की प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कम होती है। इस पॉइंट पे अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो जैसे जैसे प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते जाओगे, आउटपुट आप ज्यादा करोगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी ड्यू टू एक्सपीरियंस, ड्यू टू इंफॉर्मेशन जो इर्द गिर्द से आप इकट्ठी करोगे कि मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, किस तरह से आप अपनी चीज को हाई लेवल पर लेकर जा सकते हो। उस वजह से आप जब स्टार्टिंग में प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो कॉस्ट आपकी उस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ये एक मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर अगर आप प्रोडक्शन करोगे, आपने आउटपुट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा कम हो गई। इस पॉइंट के बाद अगर आप प्रोडक्शन करते हो, ये इस पॉइंट तक आप जो प्रोडक्शन करोगे वहां पर आपकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम ई का नेम दे देते हैं, ई पॉइंट के बाद अगर आप अपनी चीज की प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट आपको ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। उसकी रीजन ये हो सकती है कि मार्केट में न्यू फर्म्स आ गई हैं, या आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो आपकी फर्म को छोड़ के किसी दूसरी फर्म की तरफ चले गए हैं, तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। या आपके कंपटीशन में कोई न्यू फर्म में एंटर हो गई हैं जिनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, जिनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, यू शेप होता है। इसका ई पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होता है जहां पर आप जितनी भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट आपकी सबसे ज्यादा कम होगी। लेकिन आफ्टर द पॉइंट ऑफ ई पॉइंट के बाद अगर आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो दोबारा से आपकी कॉस्ट की में इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक, ये ए का नेम दे दो, ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक जो आप प्रोडक्शन करोगे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि अगर आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, आउटपुट के इंक्रीज होने से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है या आपकी जो कॉस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है, तो ये वो लेवल है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक जो आप प्रोडक्शन करोगे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आप अगर आउटपुट अपनी इंक्रीज कर रहे हो तो आउटपुट इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो रही है और यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे हो। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अब जब आप ई पॉइंट से आगे मूव करोगे, ई पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करोगे, तो वो जो आपका आएगा वो हमारे पास डिस इकोनॉमीज हो जाएंगी। डिस इकोनॉमीज
डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि इस ई पॉइंट्स के बाद अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करते जाओगे आपकी एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ये एक न्यू आपका टॉपिक ऐड हुआ है इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वो मैं आपको कर्व बनाना सिखाती थी, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो जहां पर आप अगर अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो एवरेज कॉस्ट कम होगी, यानी आपको कॉस्ट कम बियर करनी पड़ेगी, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा? जहां पर आप अगर प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो प्रोडक्शन के ज्यादा करने से आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी बजाय कम होने के। आउटपुट के इंक्रीज करने से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, या सिंपल अगर आप सिर्फ कॉस्ट लेना चाहते हो तो कॉस्ट में इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। ये है, ठीक है। इसकी रीजन ये हो सकती है कंपटीशन हो सकता है इसकी रीजन में, या न्यू फंड्स एंटर हो गई हैं, आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया है, या आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो आपकी फर्म को छोड़ के किसी दूसरी फर्म की तरफ चले गए हैं, तो ये कंडीशन आपकी तब आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो कल आपको समझ नहीं आ रहा था, अब इन्हीं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। ये समझ आ गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व? मैम एक दफा और बताऊं? क्या नहीं समझ आया? वो पॉइंट पूछो, वो बताती हूँ। मैम हमें तो समझ नहीं आ रही, इसमें से समझना क्या है? क्या मतलब क्या समझना है? मैम ये कर्व तो आपने हाँ जी, कर्व बोलो, कर्व क्या? और इसके वो भी बता दिए कि किस लिए इसका जो सी कॉस्ट आ रही है और जो सा इकोनॉमिकली जो सा गेन हो रहा है मैम। लेकिन यानी कि इसको हम यानी कि क्यों शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर यानी कि क्यों यानी कि ड्रा करना है? मैं बताती हूँ। आप बुक सबके पास है, बुक खोलो, पेज नंबर 194 पे एक डायग्राम बनी हुई है, वहां पर 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बने हुए हैं, नजर आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। अब इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन पहले आप समझ लो, फिर आपको पता चलेगा। बेसिकली मैंने आपको अभी सिर्फ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बताया है कि वो यू शेप होता क्यों है, उसके यू शेप होने की रीजन क्या है, ठीक है। और उसमें अगर आप आउटपुट प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट करते हो तो आपको कॉस्ट कम फेस करनी पड़ेगी या ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, वो उसके यू शेप होने की रीजन मैंने आपको बताई है। अब आ जाओ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमने ड्रा करना है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा होगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की मदद से, यानी ये जो अभी मैंने पूरा बनाया है इनकी हेल्प से आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करोगे। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो। 194 पेज पे जो डायग्राम बनी हुई है जहां पर 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व उन्होंने बनाए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन उसकी वही दी हुई है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे स्टार्टिंग में तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट आपको ज्यादा बियर करनी पड़ती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? सपोज दैट अवेलेबल टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 प्लांट साइज, ठीक है। आप शॉर्ट टाइम पीरियड में जब प्रोडक्शन कर रहे थे आपके पास टेक्नोलॉजी थी, अब टेक्नोलॉजी आपके 3 प्लांट साइज थे, 3 प्लांट्स आपने लगाए हुए थे शॉर्ट टाइम पीरियड में जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे। एक प्लांट स्मॉल था, यानी अगर आप आउटपुट कम प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो आप स्मॉल प्लांट पर काम करोगे। एक मीडियम प्लांट था, यानी अगर आपकी चीज की डिमांड इंक्रीज हो गई है तो स्मॉल प्लांट पे आप ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, तो आप आधी प्रोडक्शन मीडियम प्लांट की तरफ ले जाओगे। और एक आपके पास लार्ज प्लांट था, यानी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर आपको मिलना स्टार्ट हो गए हैं, आपकी चीज की डिमांड एकदम बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई आपके पास थी नहीं, आपने स्टॉक में कुछ नहीं रखा हुआ था, तो फिर आप लार्ज प्लांट में वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है।
तो 3 प्लांट्स पर आप शॉर्ट टाइम पीरियड में काम कर रहे थे। एक स्मॉल प्लांट था जो स्मॉल प्रोडक्शन के लिए था, ठीक है, वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपकी चीज की अगर डिमांड कम है तो फिर आप स्मॉल प्लांट पर काम करोगे, प्रोडक्शन करोगे। अगर अचानक से आपकी चीज की डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, अब स्मॉल प्लांट पे आप काम नहीं कर सकते हो, उसमें इतना कैपिटल या मशीनरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन उसी पर ज्यादा करो, तो आप मीडियम प्लांट की तरफ मूव कर जाओगे, यानी जो आपने सेकंड प्लांट लगाया था आप आधी प्रोडक्शन उस पर स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपकी चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है और आपने स्टॉक में कुछ नहीं रखा हुआ, कोई रिजर्व कैपेसिटी आपके पास पड़ी हुई नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास है नहीं जो आप सेल कर सको, तो आप सेकंड प्लांट से लार्ज प्लांट की तरफ मूव कर जाओगे। लार्ज प्लांट में जो मशीनरी होगी, कैपिटल होगा, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो आप प्रोडक्शन लार्ज प्लांट में स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई उसका एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ दीज प्लांट्स। इन तीनों प्लांट्स की जो कॉस्ट है वो उन्होंने बता दिया है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3। इन तीनों प्लांट्स पे जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो एवरेज कॉस्ट 1, 2 और एवरेज कॉस्ट 3 के नेम से उन्होंने बता दिया। और ये शॉर्ट टाइम पीरियड अभी वो एक्सप्लेन करें। इफ द फर्म, अगर एक फर्म वांट्स टू प्रोड्यूस x1 आउटपुट, अगर वो x1 अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रही है, x1 की वो प्रोडक्शन करने का उसका है, तो इट विल सिलेक्ट द स्मॉल प्लांट, तो वो स्मॉल प्लांट सिलेक्ट करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम करनी है तो स्मॉल प्लांट पे वो इजीली काम कर सकती है, तो मीडियम और लार्ज पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। It will select the small plant and if want to produce X4, अगर वो X4 प्रोडक्शन करना चाहती है, यानी X1 से डायरेक्ट आप X4 पर जा रहे हो, यानी एकदम से आपकी चीज की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि आपने प्रोडक्शन भी ज्यादा करनी है, तो फिर स्मॉल प्लांट पे आप काम नहीं कर सकते हो, आपको मीडियम प्लांट पे जाकर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप X4 पे भी आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, आप लोगों की जो डिमांड है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर मीडियम प्लांट से लार्ज प्लांट की तरफ मूव कर जाओगे। तो इस तरह से शॉर्ट टाइम पीरियड में आप इन तीनों प्लांट्स पर काम कर रहे थे, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होता है, जिसमें कम टाइम पीरियड के लिए प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो जितना ज्यादा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो आप करोगे। तो आपने शॉर्ट टाइम पीरियड में 3 प्लांट्स आपके पास थे, एक स्मॉल प्लांट था, एक मीडियम था और एक लार्ज था, ठीक है। अगर आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम लेवल पर होनी है, कम अमाउंट में आपने प्रोड्यूस करनी है, आपकी चीज की अभी डिमांड इतनी नहीं है, तो आप स्मॉल प्लांट पर ही काम करोगे, मीडियम की तरफ नहीं जाओगे। मीडियम यानी जहां पर मशीनरी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हो और आपकी सप्लाई इतनी ज्यादा स्मॉल प्लांट पे नहीं हो रही, अचानक से आपकी चीज की डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो आप फिर स्मॉल प्लांट से मीडियम प्लांट की तरफ मूव कर जाओगे, क्योंकि वहां पे मशीनरी जो है वो इतनी हैवी है कि आप लोगों की जो भी डिमांड है उसे फौरन पूरा कर सको, ठीक है। और अगर उसके बाद भी लोग जब कॉन्टिन्यूसली आपकी चीज की डिमांड कर रहे हैं और आपके पास स्टॉक में भी कुछ नहीं पड़ा कि आप फौरन जो है वो लोगों की डिमांड को पूरा कर सको, तो आप फिर लार्ज प्लांट की तरफ मूव कर जाओगे। यानी आपके पास 3 ऑप्शन है। आप आपकी चीज की अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको पूरा करने के लिए आप 3 ऑप्शन पर काम कर सकते हो। तो ये उन्होंने सिंपल एक एक्सप्लेन किया। आप जो है शॉर्ट टाइम पीरियड में 3 प्लांट्स आपने लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है। ये आपके पास फर्स्ट प्लांट है, ये स्मॉल प्लांट उन्होंने इसे कंसीडर किया है कि ये स्मॉल प्लांट है जिस पर आप स्मॉल प्रोडक्शन करोगे। उसके बाद है आपके पास मीडियम प्लांट, आप जरा कर सही बनाना, यहाँ पे तो ऐसे ही बनेंगे। और उसके बाद हमारे पास है थर्ड, यानी ये 3 प्लांट उसने लगाए हुए थे। शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उनसे प्रॉफिट किस तरह से गेन किया जा सकता है, ये इन तीनों प्लांट्स पे उसने शॉर्ट टाइम पीरियड में काम किया है। अब लॉन्ग टाइम पीरियड आ गया। लॉन्ग टाइम पीरियड में प्राइसेस इंक्रीज हुई, फिक्स कर दिया गया कि 3 से 4 से 5 साल तक यही सब कुछ रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा। रॉ मटेरियल की प्राइसेस यही रहेंगी, चीजों की प्राइसेस यही रहेंगी, आप जो भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी प्राइस ये है 3 से 4 साल के लिए। तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। ये तो आपने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखे हुए थे कि शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो आप स्मॉल से मीडियम की तरफ आ जाओगे, वरना अगर फिर भी आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो ज्यादा तो आप प्रोडक्शन फिर लास्ट मीडियम की तरफ ले जाओगे। ये शॉर्ट टाइम पीरियड की तीनों कंडीशन थी। अब लॉन्ग टाइम पीरियड्स में
आप क्या करोगे, आप इन्हीं तीनों प्लांट पर प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे शॉर्ट टाइम पीरियड में इन तीनों में से किसी एक पर, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में जब प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो प्लानिंग आपकी स्ट्रेटेजी इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि आप इन तीनों प्लांट्स पर एक साथ काम करो, ठीक है, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है। तो वो कैसे होगा, अब ये अब लॉन्ग टाइम पीरियड का कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हम ड्रा करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे वैसे सही बनेगा नहीं, पर ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा कर लो, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। अब इस पर आपने वही तीनों प्लांट्स ड्रा करने हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया है अभी। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में जो फर्स्ट आपका स्मॉल प्लांट था वो आप, ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड का जो सबसे स्मॉल प्लांट था उस पर हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो इतनी करेंगे। Q1 हमने उस पर प्रोडक्शन की, Q1 प्रोडक्शन और कॉस्ट हमें इतनी बियर करनी पड़ी। लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर हम स्मॉल प्लांट पर काम करेंगे तो वहां पर हम अगर इतनी प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट हमें इतनी बियर करनी पड़ेगी। फिर अगर हम मीडियम प्लांट पे काम करते हैं, ये आपका मीडियम प्लांट है, ठीक है, तीनों पे एक साथ आपने प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। मीडियम प्लांट पे जब काम करोगे तो ये आपने आउटपुट जो है वो Q2 प्रोड्यूस की, आउटपुट Q2 प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट जो है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मीडियम पर, ठीक है। फर्स्ट हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसे हमने स्मॉल प्लांट का नाम दिया, स्मॉल प्लांट पे जब हमने प्रोडक्शन की तो कॉस्ट C1 थी। फिर हम मीडियम प्लांट की तरफ आए, मीडियम प्लांट पे जब हमने प्रोडक्शन की तो हमारी कॉस्ट पहले से कम हो गई, ठीक है। इस A पॉइंट से B पॉइंट तक आने पर कॉस्ट पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो एरिया है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आएगा। अभी पढ़ाया है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो होता है जहां पर अगर आप अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो आपकी कॉस्ट पहले से कम हो जाती है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है। अब लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर आप लार्ज प्लांट की तरफ मूव करते हो, लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर हम लार्ज प्लांट की तरफ मूव करते हैं, लार्ज प्लांट पे अगर हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमने अपनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की है। Q3 जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की है तो हमारी कॉस्ट क्या हो गई, C पॉइंट पे। अब हमने एक A पॉइंट पे प्रोडक्शन की, मीडियम प्लांट पे हमने पॉइंट बी पे प्रोडक्शन की है, और जो सबसे लार्ज प्लांट था वहां पे हमने पॉइंट सी पे प्रोडक्शन की है। तो पॉइंट सी पे जब हमने Q3 आउटपुट की प्रोडक्शन की है तो कॉस्ट हमें ज्यादा बियर करनी पड़ रही है। रीजन यहाँ पर क्या हो गया, डिस इकोनॉमीज हो गई। अभी डिस इकोनॉमीज की रीजन बताई हैं कि या तो इकोनॉमी में, मार्केट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, या आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो आपकी फर्म को छोड़ के किसी दूसरी की फर्म की तरफ मूव कर गए हैं, ठीक है, या कोई एक न्यू फर्म आई है जिसके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी, प्रॉपर प्लानिंग थी, काफी काबिल लोग थे, और उनकी जो प्रोडक्ट थी उसकी क्वालिटी, उसकी पैकिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी बेस्ट थी कि आपका जो प्रॉफिट है वो एकदम से कम हो गया है। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ड्रॉ करोगे। शॉर्ट रन में आपके पास 3 प्लांट से, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज, ठीक है। अब वो आपकी प्रोडक्शन पे शॉर्ट रन पे डिपेंड कर रहा था। अगर आपने कम प्रोडक्शन करनी है तो आप स्मॉल प्लांट पे करोगे, अगर आपने ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आप मीडियम पे आ जाओगे, अगर उससे भी ज्यादा आपने प्रोडक्शन करनी है तो आप लार्ज प्लांट पर आ जाओगे। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में आप इन्हीं तीनों प्लांट्स पर काम करोगे, स्मॉल पर भी प्रोडक्शन करोगे, मीडियम पर भी प्रोडक्शन करोगे और लार्ज पर भी प्रोडक्शन करोगे। अब अगर आपने स्मॉल प्लांट ए पर जब प्रोडक्शन की तो ए पॉइंट पे जब आपने प्रोडक्शन की आपकी कॉस्ट C1 थी और आउटपुट आपने Q1 प्रोड्यूस की। अगर आप उसी टाइम पे पॉइंट बी की तरफ मूव करते हो, मीडियम प्लांट की तरफ आते हो, तो मीडियम प्लांट पे जब आप प्रोडक्शन करोगे आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गई और कॉस्ट आपकी पहले से कम हो गई। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब
आप जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके पीछे रीजन ये हो सकती है कि आपका एक्सपीरियंस एक तो इंक्रीज हो गया, आपको पता चल गया है कि मार्केट को हैंडल किस तरह से करना है, कंपटीशन क्या चल रहा है, ठीक है, आप अपनी चीज की क्वालिटी या उसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी सेल को किस तरह से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ जाएगा। लेकिन जब आपने पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ मूव किया, जी जी, इकोनॉमी ऑफ स्केल एक बार दोबारा समझा दें। अच्छा वो मैं एंड पे बताती हूँ, रुक जाओ जरा। पॉइंट मीडियम से लार्ज की तरफ आप जब गए, आपने मीडियम में प्रोडक्शन की, वो आपके लिए बेनिफिट था। लेकिन जब आपने मीडियम से लार्ज की तरफ मूव किया और लार्ज प्लांट पे जब आपने प्रोडक्शन की, तो वहां पर प्रोडक्शन करने से आपकी कॉस्ट एकदम ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब वहां पर डिस इकोनॉमीज हो गया है। डिस इकोनॉमीज मतलब कि आप जो न्यू आपके कंपटीशन में कोई न्यू फर्म आ गई है मार्केट में, या उसकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग इतनी अच्छी थी जो इसने आपका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, या आपके पास जो वर्कर थे वो आपको छोड़ के दूसरी फर्म की तरफ मूव कर गए हैं, तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्लियर है? यस मैम। सही। अस्सलाम वालेकुम मैम। अभी अगर किसी को कोई मसला है तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, बोलो। मैम किसी मैं को अभी कोई अभी मसला? मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूँ। जी, तो वो हमारी गलती नहीं है, आप जल्दी उठ जाते हैं ना, हम भी तो उठते हैं इतनी जल्दी। मैम आज अलार्म लगाना भूल गया था। बस ठीक। अच्छा जी, ये लार्ज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करने में किसी को कोई मसला? मैम थोड़ा सा समझा दो। वो समझाती हूँ, पहले मैं बाकियों से पूछ लूँ जिनको समझ आ गई है या किसी को नहीं आई। मैम सिर्फ जी अच्छा मैम, मैं सिर्फ यानी कि पूछना नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक बात कंफर्म कर रही हूँ। सही। जी जी पहले एक प्लांट लगाया, उसके अंदर हम जी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 वाला, हमारे पास जो जी है प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो X1 के थे, हम उससे मिनिमम कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर हमारे जी पास जी ऑर्डर आया X2 का, हमारी कॉस्ट जी जो है बढ़ गई। अब अगर जो है जी हमारी फर्म को एक्सपेक्टेड है कि अब हमें जो ऑर्डर्स आगे X3 X4 ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो वो प्लांट जी 2 लगाएगी। लेकिन अगर उससे जी जी एक्सपेक्ट है कि डिमांड ज्यादा नहीं होगी तो प्लांट 2 नहीं लगाएगी, बल्कि प्लांट 1 के अंदर ही उस X2 को पूरा करके फिर वापस अपने यानी कि आगे चलती रहेगी इसी तरह। हाँ जी, ऐसे हाँ जी हो सकता है। सही, बस हम ये कंफर्म करना था। जी मैम ये जो X1 X2 है ये इंक्रीज इन डिमांड है बड़ी। ये इंक्रीज इन डिमांड या आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है? हाँ, आप कह सकते हो कि डिमांड इंक्रीज होने से भी आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे X1 X2 जो है वो आपकी प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं, आपकी प्लांट में प्रोडक्शन कितनी हो रही है। यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन कह लें। हाँ जी, आप इंक्रीज इन प्रोडक्शन कह लो। समझ आ गई यहाँ तक? अब यस मैम। अब पेज नंबर 195 पे आ जाओ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इसी के नीचे अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी बता दिया है, गौर से सुन लो, ये अलग से भी छोटा सा आ सकता है 5 मार्क्स का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं जहां पर अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, हमारी आउटपुट इंक्रीज होती है, तो वहां हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो पहले से कम होना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें हासिल हो गया है, यानी हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। आप जैसे जैसे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से हमारी जो एवरेज कॉस्ट है या हमारी जो कॉस्ट है वो पहले से क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट होने की रीजन क्या है? प्रॉफिट होने की रीजन ये है कि एक तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको पता चल गया है कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसे किस तरह से सेट करना है, उसे किस तरह से हैंडल करना है, अपनी प्रोडक्ट की सेल आपने किस तरह से इंक्रीज करनी है। अब वो सेल आप थ्रू मार्केटिंग, थ्रू एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरीके से, या आपकी चीज की क्वालिटी और पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हो उस चीज की तरफ,
तो ये तब हो सकता है कि अगर आप अपनी आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से एवरेज कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, तो मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन भी आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ आपकी एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इसका ये मतलब कि आपको प्रॉफिट होगा पर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आप एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते जा रहे हो वैसे वैसे कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जा रही है, आपका पैसा ज्यादा लगता जा रहा है, ठीक है, और रिटर्न में आपको उतना मिल नहीं रहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इसकी रीजन ये हो सकती है कि मार्केट में न्यू फर्में एंटर हो गई हैं, ठीक है, और जो न्यू फर्म्स एंटर हुई हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ह्यूज थी, प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी, बिजनेस स्ट्रेटेजीज उन्हें पता थी, ये और आपके पास जो वर्कर काम कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस लोग थे, वो आपकी फर्म को छोड़ के उनकी तरफ चले गए, या उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और हाई इन क्वालिटी का था, ठीक है, और उनकी जो चीज की क्वालिटी है वो बेस्ट थी, उनकी पैकिंग अच्छी थी, उनकी चीज की जो एडवर्टीजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। इस वजह से आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ रही है। तो ये दो चीजें इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके नीचे डायग्राम के नीचे उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व is the locus of the point denoting to the least cost of production the corresponding output। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो उस लेवल को जो है वो डिनोट करता है जहां पर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन आपकी कॉस्ट कम से कम हो। बेस्ट लेवल आपको बताएगा कि कौन से प्लांट पर शॉर्ट रन पर जो आपने प्लांट लगाए थे उनमें से किस प्लांट पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो और उस प्लांट पर आपकी कॉस्ट भी कम होगी। इट इज द प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर रहा है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि देखो आपने 3 प्लांट लगाए, 1 2 और 3, इस पर प्रोडक्शन की, ठीक है, इस पर अभी आप कम प्रोडक्शन पर थे तो कॉस्ट आपकी कम थी। बी पर आपने जब प्रोडक्शन की तो वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा थी, ठीक है, उस पर आपकी कॉस्ट कम, लेकिन जब आप लास्ट पर गए तो वहां पर आपकी अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक प्लानिंग कर्व है जो आपको बताता है कि आपने किस प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हो और वहां पर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा होगा, तो ये आपको बताता है। उसके बाद इट इज कॉल्ड एनवेलप कर्व बिकॉज इट इन्वेल्व्स द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इस एनवेलप कर्व भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में जितने भी आपने प्लांट लगाए हुए होते हैं वो सारे इसी में मर्ज हो जाते हैं। द शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे डिपेंड करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कि अगर आप आउटपुट इंक्रीज करते हो तो एवरेज कॉस्ट कर्व आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो शेप है वो यही बता रही है कि यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो कॉस्ट आहिस्ता 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 प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज करने से कम होती जाएगी, लेकिन बी पॉइंट के बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट आपकी वही ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। इन ट्रेडिशनल थ्योरी इट इज एज्यूम्ड दैट, अब ये डेफिनेशन है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की, it is assumed that economies of scale exist only up to the optimum plant size। जो economies of scale है वो सिर्फ optimum plant size पर ही डिपेंड करेगा। optimum plant size मतलब जहां पर आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो और कॉस्ट आपकी बहुत कम है, वो optimum plant size है। beyond the optimum size, उस optimum, ये B आपका optimum size है, ठीक है, B जो है वो optimum size है। इसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी, यानी आपको फिर से कंपटीशन जब एक स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। मैनेजरियल इनएफिशिएंसी यानी आप जो है वो अपने प्लांट को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। प्रोडक्शन जब आपने सेकंड प्लांट पे की है, आपको वहां पे लग गया कि आपकी जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कम है, उसके बाद आपकी जो मैनेजरियल एफिशिएंसीज थी वो इनएफिशिएंट हो गई, आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मूव अपवर्ड ड्यू टू मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इस पॉइंट के बाद हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो इसे आप यहीं तक कर लो बस, स्केल तक। पेज 195 जो डेफिनेशन दी हुई है इन ट्रेडिशनल थ्योरी, बस यहां तक आप करोगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक है मैम, कल जो मैंने वो मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। कब तक मैम हो जाएगा कंफर्म?
वो मैं पूछती हूँ, मैं भी शाम तक मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम। क्लियर है यहाँ मैम तक? जी जी। आपने कहा है कि ना इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना अलग सी डेफिनेशन आ सकती है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे जो आपने बताए हैं? हाँ जी, ऐसे ही लिखोगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस व्हेन द फर्म इंक्रीज द प्रोडक्शन इट्स एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, ठीक है। और फिर आप उसकी रीजंस बता दो कि एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है। मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस, ठीक है, स्ट्रेटजीज, टर्म एंड कंडीशंस आपकी बिजनेस से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग होंगी। आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है, वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट आपकी बेस्ट होगी, मार्केटिंग आप बेस्ट कर रहे होगे, आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा वो बेस्ट होगा। तो ये 7 to 8 जितनी आप रीजंस लिख सकते हो वो बताओगे, ठीक है। और क्वालिटी भी मैटर करती है मैम? जी हाँ जी, क्वालिटी भी मैटर करती है। फिर डिस इकोनॉमीज में आप वो जो इधर बातें बताओगे उनको ऑपोजिट कर देना, वो डिस इकोनॉमीज की रीजंस बन जाएंगी। क्लियर हो गया? डिस इकोनॉमीज की सबसे बेस्ट जो रीजन है वो ये है कि लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो लॉन्ग टाइम पीरियड में तो न्यू फर्म्स एंटर हो सकती हैं। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेस्ट जो रीजन है वो ये हो सकती है कि न्यू फर्म्स एंटर हो गई हैं, और जो न्यू फर्म्स एंटर हुई हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज थी, बड़े लेवल पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लानिंग उनकी बहुत बेस्ट थी, उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था वो बहुत ज्यादा बेस्ट था, उनकी चीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, और पैकिंग भी उनकी चीज की अच्छी थी, और एडवर्टीजमेंट भी अच्छी थी, जिसकी वजह से फर्म को ये कंडीशन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। मैम इसमें प्रॉफिट तो कम होगा ना? हाँ जी, प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज अच्छी है फिर भी प्रॉफिट कम हो रहा है? नहीं, उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट किस फर्म को कम होगा? डिस इकोनॉमीज ऑफ वाले स्केल। को। हाँ जी, प्रॉफिट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले को कम होगा। क्लियर हो गया? मैम ये बात लाजमी थोड़ी है। मैम पूछ लो। हाँ जी पूछो। मैम जो पेज नंबर 194 पे इन्होंने हमें जो ग्राफ बना के दिया हुआ है उसके अंदर X8 तक हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला पोर्शन चल रहा है, और जैसे ही अगर हम SAC4 हम इसके अंदर ऐड कर दे शॉर्ट रन उसका, तो फिर वो हमारे पास डिस इकोनॉमीज वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। और ये क्योंकि यहाँ पर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो शॉर्ट टाइम पीरियड में वो आप देख के कर रहे हो कि डिमांड क्या है आपकी चीज की। लॉन्ग टाइम पीरियड में आपने तीनों पे प्रोडक्शन करनी है। अब वो आप पर है कि वो तीनों पे प्रोडक्शन, आपको 2 पे प्रोडक्शन आपके लिए बेस्ट है या आप तीनों को एक साथ लेकर चल सकते हो। ओके मैम। मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है जी। मैम, आपने जो बताया न्यू फर्म इंटर ह्यूज इन्वेस्टमेंट ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल वालों के लिए या डिस इकोनॉमीज वाले स्केल के लिए? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इनको प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है फिर? जब न्यू फर्म सेंटर होंगी, आप पहले अकेले कमा रहे थे, फिर जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे थे उसी चीज की प्रोडक्शन की न्यू फर्म एंटर हो गई है, ठीक है। अब उनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, नया नया काम है उनका, तो वो एडवर्टीजमेंट पे भी बहुत पैसा लगाएंगे, मार्केटिंग अच्छी करेंगे, अपनी चीज की क्वालिटी आपकी चीज से ज्यादा बेस्ट होगी उनकी, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा आपका? ठीक है मैम। क्लियर हो गया? जी मैम। तो ये चैप्टर यहाँ तक खत्म, ये आपका चैप्टर यहाँ तक खत्म हो गया है। मैं फिर से बता देती हूँ जो हमने स्टार्ट से पढ़ा है, निशान लगा रहा हूँ क्योंकि पेपर सर पे आ चुके हैं। कॉस्ट, पेज नंबर 187, कॉस्ट हमने स्टार्ट किया, कॉस्ट की डेफिनेशन, उसके बाद कॉस्ट फंक्शन, उसके बाद इसकी जो टाइप्स थी ये सारी इंक्लूड होंगी। फिर हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट जो पेज नंबर 188 पे है 6 वो करना है। उसके बाद छोड़ देना कॉस्ट और कॉस्ट फंक्शन के अलावा बाकी छोड़ देना सारा। अभी तो बताया, कॉस्ट करोगे, कॉस्ट फंक्शन करोगे, उसकी टाइप सारी करोगे, एक्चुअल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट, फुल कॉस्ट, सब कुछ करना है। ठीक है मैम। शॉर्ट रन कॉस्ट कर में साथ के साथ जो कॉस्ट कर मैंने आपको बताए हैं वो करोगे, टेबल करोगे, टेबल में वैल्यूज मैं खुद दूंगी, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस वैल्यू सही निकाल देना कैलकुलेट करके, ये आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है।
उसके बाद आगे आपने 191 पे ये जो डायग्राम्स हैं ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दी थी, ठीक है। फिर 192 आप कट कर दो, 193 भी कट कर दो, 194 पे आपने डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करना है, ठीक है। ये लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व है और ये आपने पेज 195 तक करना है। बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट। क्लियर हो गया? मैम इस डायग्राम का सिर्फ खुलासा ही बता। मैम जी जी मैम वो कल आपको क्या नाम है एक ग्राफ सेंड किया था, आपने हाँ कहा जी, था वो उसका मैंने देखा है और वो अब मैं फिर देख लेती हूँ, मुझे फिर टाइम नहीं मिला, मैं अब देख के आपको बताती हूँ। और चल कल भी हमारा लेक्चर होगा, कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। मैम और कितने चैप्टर्स रह गए हैं? अभी तो रहते हैं। मैम अब पेपर होने वाले हैं, अब तो ना पढ़ाएं आज, मैं तो यही हूँ। नहीं हम पढ़ेंगे, बल्कि इसमें भी एक टॉपिक रहता है पेज 196 पे, रेवेन्यू एनालिसिस। रेवेन्यू एनालिसिस करना है हमने, तो ये कल हम रेवेन्यू एनालिसिस वाला सारा कंप्लीट कर देंगे। इसमें मैम आज वाला डायग्राम तो रिवाइज करवा दो। आज मैम, वाला सैटरडे को रिवाइज करेंगे। जी जी आपने कहा था कि ना जो जुमेरात वाले दिन क्लास होगी उसमें हम पीछे से रिवाइज करेंगे, अब ये आगे पढ़ेंगे इसमें? हम आगे पढ़ेंगे, फिर पिछला भी रिवाइज करेंगे। ओके मैम। अच्छा मैम ठीक है, थर्सडे को किस टाइम क्लास होगी मैम आपकी? आप कल इसी टाइम पे 8:30 बजे, चलें ठीक होगी। ठीक है। 8:30 बजे कल हमारी क्लास होगी जिसमें हम रेवेन्यू वाला ये जो हमारा एक टॉपिक रह गया है इसे हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद आपके जिम्मे एक असाइनमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पेज नंबर, ये आप मंडे वाले दिन जो है आप लोग मुझे बताओगे प्रॉफिट होता क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, तो ये मैं देख के आपको व्हाट्सएप पे बता देती हूँ पेज नंबर, ये आप लाजमी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट होता क्या है और इसकी वैल्यूज, इसकी जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, वो क्या है। मैम ये कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट किधर है पड़ा? ये मैं आपको बताती हूँ, यहीं कहीं है आपकी बुक में, देखना पड़ेगा। ये है पेज नंबर 172 पर, पेज नंबर 172 पर है आपका प्रॉफिट और काइंड्स ऑफ प्रॉफिट। मैम ये प्रेजेंटेशन है?